अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल कार्ब डाइम, एपिसोड नंबर 18। सरदार के सामने सफेद चांदनियों पर विराजमान बहुत से लोग थे। वो अपने अपने मसाइल बयान कर रहे थे और सरदार उनकी बातों के जवाब में इंतहाई दिलचस्प जवाब दे रहे थे। सरदार जी, मेरी बीवी कहती है कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी अगर मैंने अपना नाम तब्दील नहीं किया तो। अब आप ही बताएं कि इस उम्र में मैं अपना नाम कैसे तब्दील कर सकता हूँ। लोग अपनी बीवियों के लिए शहर तब्दील कर लेते हैं, घर तब्दील कर लेते हैं, जिंदगी तक तब्दील कर लेते हैं, और तुमसे एक जरा सा नाम तब्दील नहीं हो रहा। मेवा खान में क्या खराबी है सरदार जी? उसका नाम सुनकर उसे बेइख्तियार ही हंसी आई थी। सरदार आलम ने सर हिलाया। मेवा, जितनी जल्दी हो नाम तब्दील कर लो। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ने पर क्यों राजी हुई है। पीछे बैठे लोगों में से कई एक के कह के उभरे थे। एक और देहाती आगे बढ़ा। उसका मसला सबसे ज्यादा दिलचस्प था। सरदार जी, मेरे बेटे पर काली रानी का साया हो गया है। कहता है कि शादी करूंगा तो सिर्फ जुलेखा से, अगर नहीं तो काली रानी से उसका साया कभी नहीं टलेगा। क्या जुलेखा उससे शादी करने पर राजी है? जी सरदार जी, मेरे पुत्र का अपना ट्रैक्टर है। कोई लड़की भला उससे शादी करने पर कैसे राजी नहीं होगी? फिर क्या मसला है? ट्रैक्टर है तो कर दो शादी। काली रानी का साया अगले ही दिन टल जाएगा। वाकई? बिल्कुल। और मैं ये गांव के सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ, यूं ही आपके बच्चों पर किसी काली रानी का साया पड़े और वो कहे कि उन्हें किसी जुलेखा से शादी करनी है तो आप लोगों ने देर नहीं करनी, फौरन से उन दोनों की शादी कर देनी है। वो पीछे हंस रही थी। इन देहातियों को सरदार की ट्रिक समझ नहीं आई थी, लेकिन वो समझ गई थी। इसी पर एक और बंदा अपना मसला ले आगे बढ़ा। मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही सरदार जी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आपकी बेटी शादी करना चाहती है? नहीं, वो राजी नहीं होती शादी के लिए। कहती है मैंने आगे पढ़ना है। सरदार ने उसकी जानिब गहरा अफसोस से देखा। कितने साल की है बेटी? 20 साल की। वो एक बार फिर गहरे सांस लेकर बोले, असलम, तुम्हारी बेटी की ऐसी भी कोई उम्र नहीं निकली जा रही। वो अगर पढ़ना चाहती है तो उसे पढ़ाओ। अगर तुम पर बोझ है तो मेरे घर भेज दो, मैं उसे पाल सकता हूँ। उसका मुस्तकबिल तबाह मत करो उजलत में। सरदार जी, हमारे यहाँ लड़कियाँ इतना नहीं पढ़ती। खानदान वाले बातें करेंगे। कोई मेरी धी रानी को रिश्ते देने पर राजी नहीं होगा। वो सवालिया निशान बनकर रह जाएगी। सरदार ने उसकी तावील पर लम्हे भर को उसे देखा था। उसकी तालीम उसे सवालिया निशान साबित नहीं होने देगी असलम। वो अपना रास्ता खुद तलाश करके अपनी पहचान बनाएगी। एक वक्त बाद उसे तुम्हारे खानदान के रिश्ते और नामों की जरूरत नहीं होगी, यकीन रखो। उसे समझा बुझाकर भेजा और फिर चंद लम्हात बाद महफिल बर्खास्त हो गई। वो पलटे तो सेलिना को पीछे कुर्सी पर बैठा देखकर चौंके। वो आंखों में ढेरों अकीदत लिए उन्हें देख रही थी, फिर उन तक चली आई। यासिर बहुत लकी है दादा, उसे आप जैसे मुस्बत दादा मिले हैं। वो उसके तबसरे पर बच्चों की तरह खुश हुए थे। इस बदतमीज से पूछा जाए तो वो कभी मेरे होने पर ऐसा जवाब नहीं देगा। उसे लगेगा कि ये जवाब बहुत अजीब सा है। वो हंस दी थी। सरदार और यासिर का ताल्लुक काबिल सताइश था। वो हर वक्त लड़ते रहते थे, ब्लेम गेम खेलते रहते थे, लेकिन उनके दरमियान मौजूद ताल्लुक हर ताल्लुक से ज्यादा मोतबर और गहरा था। दादा, मेरा भी एक मसला है, क्या आप उसे हल कर सकते हैं? वो अब उनके साथ अंदर बढ़ती पूछ रही थी। उन्होंने शफीक आंखों से उसकी जानिब देखा था। क्या मैं एक एक्ट्रेस होकर किसी शरीफ इंसान से शादी कर सकती हूँ? कहीं मैं उससे शादी करके उसकी जिंदगी तो बर्बाद नहीं करूंगी ना? वो उसके सवाल पर चंद पल उसे देखते रहे थे। दोपहर की नरम सी धूप इन दोनों पर गिर रही थी। आपको क्या लगता है, क्या आप किसी तरह इसकी जिंदगी बर्बाद करने का सोच सकती हैं? उनके इस्तफसार पर उसका सर खुद ब खुद नफी में हिल गया था। बस फिर यही आपका जवाब है बच्चे। जब आप ऐसा नहीं सोच सकती तो असल में उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद करेंगी? किसकी जिंदगी बर्बाद करना इतना आसान नहीं होता। उनके जवाब पर अपने कदमों को देखने लगी थी। उसने स्नीकर्स पहन रखे थे, लेकिन मैंने बहुत से लोगों की जिंदगी बर्बाद होते देखी है दादा, महज इसीलिए कि वो शोबिस में काम करने वाली औरत को अपना शरीके हयात बना लेते हैं। सरदार की निगाहों के सामने अपने बेटे की जिंदगी सबसे बड़ा सबूत थी। वो सेलिना के फिक्र को समझते थे, लेकिन फिर हल्का सा मुस्कुराए। ऐनक के पार से उनकी शफीफ आंखें लम्हे भर को चमकी थी। ऐसा लगता है कि शोबीस में से ताल्लुक रखने वाली औरत ने मर्द की जिंदगी बर्बाद की है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता बच्चे, सिर्फ ऐसा महसूस होता है। हर इंसान अपनी जिंदगी की तबाही का खुद जिम्मेदार होता है। वो अपने अमाल के नताइज दूसरों पर डालकर खुद बरी जमा नहीं हो सकता। कभी गौर करना, शोबीस में काम करने वाली औरतों के साथ मसला नहीं होता, मसला उनके शोहरों के साथ होता है,
जो उसे फलता फूलता नहीं देख पाते। उसके आगे से लम्हे भर के लिए धुन सी छट गई थी। उसे अपनी माँ की जिंदगी का हर दिन याद था। उसने अपनी दूसरी शादी बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन कुछ था कि वो कामयाब कभी नहीं हो सकी थी। धूप अब उसके शहद रंग बालों पर गिरकर चमक रही थी। वो तशक्कुर से सरदार को देखने लगी थी। आप वाकई बहुत अच्छे हैं दादा। वो उसकी बात पर सर बाद में हिलाने लगे थे। फिर उसके साथ बातें करते करते अंदर की जाने बढ़ आए। सब्ज़ार पर गिरती धूप अब तक चमक रही थी। हनीफा पुलिस स्टेशन चले आए थे। लॉकअप्स में कई गिरफ्तार अफराद को रखा गया था। मुल्क के नामवार अफराद की जमानतों का सिलसिला जारी था। किसी मीडिया के बंदे को पुलिस स्टेशन में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था। बैरिस्टर्स, जजेस और कई अमरा की औलादें जुए जैसे घिनौने जुर्म में गिरफ्तार की गई थी। टीवी पर उनके नामों की इश्तिहार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। हनीफा आगे बढ़े तो उन्हें अगले ही पल अरमान नजर आ गया। वो उन्हें देखकर इस तरफ आ गया था। अंकल, आपको महज 15 मिनट की मुलाकात का वक्त दिया जाएगा, ठीक है ना? उसके इस्तफसार पर उन्होंने सर बाद में हिलाया तो वो उन्हें अपने साथ लिए कई राहदारियों में आ निकला। राहदारी के एक सिरे पर एक कमरा मौजूद था। मुजरिमान और मुल्जिमान से प्रोसिक्यूटर्स, वकला और प्रोफाइलर्स इसी कमरे में मुलाकात किया करते थे। अरमान उन्हें दरवाजे तक छोड़कर जा चुका था। उन्होंने गहरा सांस लिया और फिर आगे बढ़कर दरवाजा खोला। सफेद झूलते बल्ब तले शगुफ्ता सफेद चेहरा लिए विराजमान थी। आने वाले को एक नजर देखा और फिर साख्त हो गई। हनीफा आगे बढ़ आए, फिर कुर्सी खींच बैठे। उनकी आंखें जख्मी थीं। सेलिना के साथ बेतरपे हुए वाकयात ने उन्हें एहसास बना दिया था। मेरी बेटी को मुझसे जुदा करने के बाद ये हिफाजत की है तुमने उसकी? उसके पीछे लॉन शार्क्स को भेज दिया। एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि लॉन शार्क्स इंसानों का क्या हाल करते हैं? उनकी जख्मी सी आवाज उभरी थी। शगुफ्ता अगले ही पल बेसाख्ता उठ खड़ी हुई थी। उसका चेहरा आपके सफेद होने के साथ साथ मुर्दा महसूस हो रहा था। हथकड़ी लगे होने के बायस उसके दोनों हाथ कैद थे। मैंने लॉन शख्स को उसके पीछे नहीं भेजा था। हनीफा उसकी बात पर बगौर उसका चेहरा देखने लगे थे। उन्हें जैसे उसकी किसी बात पर यकीन नहीं था। इसी पल मुईद ने मारिया के ऑफिस का दरवाजा धकेला था। वो जो शीशे की खिड़की के सामने इस्तादा थी, लम्हे भर को मुड़ी। मुईद की चुपती सी बुरी आंखें उसे अपने अंदर उतरती महसूस हो रही थी। वो अगले ही पल आगे बढ़ा और उसे गर्दन से थामकर दीवार से लगाया। क्या बकवास है ये? अगर तुमने उन्हें इसका पता नहीं दिया तो वो उस तक कैसे पहुंचे? वो गुर्राकर आगे झुके थे। शगुफ्ता के जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचड़ गया था। वो बेयकीनी से उनके मुकाबिल आ बैठी। खुदा गवाह है हनीफा, मैंने उन्हें अपनी बेटी का पता नहीं दिया था। मुईद के हाथ की गिरफ्त उसकी नाजुक गर्दन पर बहुत गहरी थी। बेसाख्ता ही उसे खांसी आई। क्यों भेजा था तुमने लॉन शार्क्स को उसके पीछे? उन्हें मारने का हुक्म क्यों दिया था तुमने? वो सर्द सी धीमी आवाज में गुर्राया था। मारिया के चेहरे का रंग सफेद पड़ता जा रहा था। फिर वो यकदम हंस दी। दोनों हाथों से मुईद की सफेद उंगलियां अपने हलक से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत सख्त थी। उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है मुईद, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। अगले ही पल मुईद ने उसकी गर्दन छोड़ी तो वो खांसती हुई आगे झुकी, फिर हंसकर सीधी हुई। नरम मिजाज रखने वाला शफीक माहिर नफ्सियात, माई फुट। वो यकदम आगे बढ़ी थी, फिर उसके मुकाबिल आई, उसकी आंखों में झांकी। अगर इस माहिर नफ्सियात की तबाह जहनी हालत लोगों के सामने आ गई तो जानते हो वो क्या करेंगे? वो स्पार्ट चेहरा लिए उसे देख रही थी। तुम्हारे साइकोपैथ होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोचो तुम्हारे मरीजों को कितना फर्क पड़ेगा। बिल्ली जैसी शैतानी आंखें थी उसकी। मुईद की सफेद पेशानी पर कई लकीरें उभरने लगी थी। सेलिना का पीछा छोड़ दो। साबित होता है कि सिर्फ मैं ही उसके पीछे नहीं, तुम्हारे और मेरे जैसे कई लोग उसके पीछे हैं। वो दिन दूर नहीं जब उसकी भी लाश बाकी एक्ट्रेसेस की तरह पंखे से झूलती हुई मिलेगी। मैं महज उस दिन का इंतजार में अब तक जिंदा हूँ। मेरा दिमाग मजीद खराब मत करो और सेलिना का पीछा छोड़ दो। अगली दफा सिर्फ तुम्हारी गर्दन पकड़ने पर राजी नहीं होऊंगा मैं। सेलिना से पहले तुम पंखे में झूलती हुई मिलोगी, याद रखना। उसकी आंखें हर जज्बे से खाली थीं। खौफनाक आंखें, साइकोपैथ आंखें। वो बाहर की जानिब बढ़ा तो मारिया ने सर झटका। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था। दूसरी जानिब हनीफा इस कमरे से बहुत उलझकर बाहर निकल रहे थे। सामने ही उन्हें यासिर अपनी जानिब बढ़ता हुआ नजर आ गया था। क्या बात हुई? वो लॉन शार्क्स उसने नहीं भेजे थे। उसकी आंखें सुकड़ी हुई थी।
क्या मतलब? मारिया हसन, उसने भेजा था उन लोगों को वहां। एक लम्हा लगा था उन्हें समझने में, ये लड़की आखिर मेरी बेटी से चाहती क्या है। वो स्विच हो गए थे। यासिन ने उन्हें धीरज रखने का इशारा किया, फिर उन्हें लिए बाहर की जानिब बढ़ आया। सेलिना कैसी है? उसने सर इस बात में हिलाया। महफूज है। जाने ये कैसी बेबसी है कि मैं अपनी बेटी से बात तक नहीं कर सकता, एक दफा मिल तक नहीं सकता मैं उससे। यासिर मैं उसका चेहरा देखने के लिए तरस गया हूँ। उनकी आंखों में तैरती नमी देखकर उसने नजरों का रुख बदल लिया था। अगले कई दिनों तक केस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। फिलहाल गिरफ्तारियों की वजह से ट्रैफिक खासा बढ़ गया है। हमें 1 हफ्ता इंतजार करना है, हो सकता है इससे भी ज्यादा वक्त लग जाए। उन्होंने समझकर सर हिलाया था। सेलिना की फिक्र उन्हें हर आन खाए जा रही थी। यासिर ने उनका सुस्ता हुआ चेहरा देखा। चीफ, उसके पुकारने पर वो उसकी जानिब देखने लगे। सब ठीक हो जाएगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। और यहाँ वो लम्हे भर को ढीले पड़ गए थे। मुझे यकीन है तुम ऐसा ही करोगे। सरदार सर कैसे हैं? बेहतर हैं। आपकी बेटी के फैन हैं। फिलहाल तो खूब खातिर मदारत में मसरूफ होंगे। उसे दुनिया जहान के खाना खिलाने चाहेंगे, उसे अपनी खेती दिखाएंगे, अपनी हर पसंदीदा किताब और शायर से मुतारुफ कराएंगे। कम से कम 1 हफ्ते के लिए मेरे कान तो सुकून से रहेंगे। वो उसकी बात सुनकर हंस पड़े थे। मेरी बेटी है ही इतनी प्यारी, उससे ख्वामखा ही मोहब्बत हो जाती है, उन्होंने कहा तो यासिन ने उन्हें बेयकीन निगाहों से देखा। ये जानते हुए भी कि मैं आपकी बेटी के लिए क्या क्या कर रहा हूँ, आप मेरे सामने ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? वो हंस रहे थे। ऐसी शक्ल क्यों बनाते हैं? कैसी? ऐसी मिस्कीनों वाली? आगे वाली को तुम्हारी जिसामत और शक्ल के दरमियान तक तजाद देखकर हंसी आ जाती है। यहाँ वो गहरा सांस भरकर रह गया था। बस इसी तजाद के बायस किसी को समझ नहीं आता कि मुझ पर भी जुल्म किया जा सकता है। उन्होंने इसे हैरान नजरों से देखा था। तुम पर कोई जुल्म कर सकता है क्या? करते हैं कुछ लोग, आपको क्या पता। वो दोनों बातें करते अपनी अपनी कार की जाने बढ़ रहे थे। फिर वो एजेंसी चले आए। साहिर और वो प्रोफाइल्स की रिपोर्ट पढ़कर केसेस को जज कर रहे थे। रात गहरी होने लगी तो वो दोनों अपने कैबिन से उठ आए। हनीफा भी इसी पहर अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। जब वो पार्किंग एरिया में अपनी कार का दरवाजा खोलने लगे तो यकदम ठहर गए। यासिर अपनी कार उनके साथ लाग कर खड़ा हो गया था। उन्होंने नासमझी से उसकी जानिब देखा। बैठिए अंदर, उसने कहा तो वो दरवाजा खोलकर अंदर आ बैठे। वो कार आगे बढ़ा ले गया। कहाँ? ठीक है कि मैं आपके रिश्ते छुपाने जैसे फैसले को सख्त नापसंद करता हूँ, ये भी कि मैं एजेंसी में अपनी संग दिली की वजह से मशहूर समझा जाता हूँ, ये भी कि मैं एक अदद बदलिहाज इंसान हूँ, लेकिन ये सब होने के बावजूद भी मैं आपकी बेटी से एक दफा तो मिलवा सकता हूँ आपको। उसकी तमहीद पर वो लम्हे भर के लिए हैरान हुए थे। डोंट टेल मी कि तुम मुझे अपने दादा के घर लेकर जा रहे हो। उन्होंने सवालिये से आबरू उठाया था। वाओ, ये तो आपको पहले से पता है। अच्छा हुआ, मेरी तवानाई बच गई। यासिर, क्या कर रहे हो ये तुम? अपने बाबा के दोस्त की थोड़ी सी मदद कर रहा हूँ। क्यों, क्या आप वही नहीं हैं जिन्होंने मेरी माँ के लिए इंडस्ट्री में बहुत सी राहें हमवार की थी, वो भी मेरे बाबा के कहने पर? और हनीफा मजहर को इस पूरे अरसे में कभी किसी बात ने इतना हैरान नहीं किया था। वो आंखें फैलाए हैरत से उसका चेहरा देख रहे थे। वो असर लिए बगैर ड्राइव कर रहा था। तुम्हें कैसे? मैं जानता हूँ चीफ, मैं सब जानता हूँ। बाबा माँ को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो उनके बारे में फिक्रमंद होना नहीं छोड़ सकते थे। इतने एहसानात के बाद इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। गो कि मैं आपके बहुत से फैसलों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और यहाँ वो बेबसी से हंस दिए थे। यासिर का तरीका उन्हें कभी समझ नहीं आया था। वो जुल्म करता था या जुल्म से बचाता था, वो उसके अंदाज को कभी समझ नहीं पाते थे। ड्राइव के बाद वो सरदार के सफेद महल तक पहुंच गए। अभी वो दाखिल दरवाजे से अंदर दाखिल ही हुए थे कि लाउंज से खुश गप्पियों की आवाजें पर ठहर गए। एक सोफे पर साहिरा बराजमान थी। उसके मुकाबले सोफे पर सरदार के साथ अरमान बैठा था। वो उसके साथ केसेस के मुतालिक बात करने आया था। उसने नजरें घुमाकर सेलिना को तलाश करना चाहा, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आई। वो दोनों आगे बढ़ आए थे। एकदम ही घर में खुशी की लहर से दौड़ उठी। मैसम भाग भाग कर सबके लिए लवाजमात ला रहा था। बहुत दिनों बाद दादा का लाउंज भरा भरा सा लग रहा था। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। अंकल, सेलिना नजर नहीं आ रही, सारा ने पूछा तो दादा मुस्कुराए। आज वो बहुत खुश थे। बराबर में गई हुई है, हमारे पड़ोस में लड़की की शादी है, वहाँ पर सब लड़कियों ने ढोलकी रखी है, उसे भी बुला लिया।
सायरा मुस्कुराई थी और अरमान उसे देखकर मुस्कुराया था। दादा अब हनीफा से महवे गुफ्तगू थे। इसी पल दाखिली दरवाजे से कोई खिलखिलाकर हंसता हुआ दाखिल हुआ। इन सब ने गर्दनें फेर कर उसकी जानिब देखा। वो सेलिना थी। फरजाना के दिए गए कपड़ों में उसे एक नया गुलाबी रंग का लिबास जेबतन किए, बालों को कमर पे खुला छोड़े, कानों में झुमके पहने और दोनों हथेलियों पर मेहंदी लगाए वो बहुत प्यारी लग रही थी। यासिर इसी वक्त कमरे से बाहर निकला था। उसे अपनी जानिब आते देखकर ठहर गया। वो मुस्कुराती हुई उसी की जानिब आ रही थी। उसने लाउंज में विराजमान किसी को नहीं देखा था। यासिर देखो मेरी मेहंदी कितनी प्यारी लग रही है, अच्छी लग रही है ना? उसने दोनों हथेलियां उसके सामने करके दिखाई। लाउंज में बैठा हर फर्द उन दोनों की जानिब देख रहा था। यासिर के रुखसार बेसाख्ता ही गुलाबी हुए थे। देखो कितनी प्यारी लग रही है। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथों पर भी मेहंदी प्यारी लग सकती है। अच्छा तुम्हें पता है, लड़की ने मुझसे पूछा कि आपकी मेहंदी में किसका नाम छुपाऊं। मैंने तुम्हारा नाम दे दिया। अब बताओ ढूंढकर कि तुम्हारा नाम कहाँ है। उसने दोनों हथेलियां उसके सामने बिछाई, लेकिन यासिर का चेहरा देखकर चौंकी। किसी अनहोनी का एहसास था या क्या? उसने लम्हे भर को चेहरा फेर कर देखा। लाउंज पर निगाह पड़ते ही उसे लगा किसी ने उसके ऊपर से ट्रेन गुजार दी है। सायरा बमुश्किल अपनी हंसी काबू कर रही थी। दादा और हनीफा आंखें खोले उनकी जानिब देख रहे थे। अरमान दिल खोलकर हंस रहा था और यासिर वो साख्त हो गया था। उसने एक निगाह सेलिना के चेहरे पर डाली। वो गहरा सुर्ख हो रहा था। इस हालत में भी उसे बेसाख्ता ही हंसी आई थी। लाओ नाम ढूंढूं अपना, उसने कहा तो लाउंज से बेसाख्ता कह के उभरे। सेलिना ने एक निगाह बेयकीन डाली उस पर और इससे पहले कि कोई समझ पाता वो उसके साथ से निकलकर ऊपर भाग गई थी। वो चेहरा पहले उसे देख रहा था। पीछे कहीं उसने सोच लिया था कि मेहंदी वाकई उसके हाथों पर बहुत हसीन लग रही थी और इस ख्याल के आते ही वो बेसाख्ता चौंका था। वो छत पर भागकर चली आई थी। उसे अपने भागने पर खुद भी हैरत हो रही थी। वो शर्माती नहीं थी, न यूं शर्माकर कभी भागी थी। यासिर ने उसके पीछे छत का दरवाजा खोला। वो दीवार के साथ लगी खड़ी थी। छत पर कई सुनहरी कुमकुमे रोशन थे। छोटी दीवार के साथ कई पौधे रखे हुए थे। सामने फरजाना का सजा हुआ घर नजर आ रहा था। रबिया की कल शादी थी। आज उनके घर में खूब गहमा गहमी थी। सरसों के खूबसूरत खेतों पर सुनहरी कुमकुमों से सजा उनका घर बहुत अच्छा लग रहा था। उसने कदमों की चाप महसूस करके भी चेहरा उसकी जानिब नहीं फेरा था। यासिर उससे जरा फासले पर आ खड़ा हुआ था, दीवार से अपनी पुश्त टिकाए, सामने सजे घर को देखता हुआ। नाम तो ढूंढने ही नहीं दिया तुमने। जख्मों पर नमक छिड़कने में अगर किसी को महारत हासिल थी तो वो यासिर आलम था। सीधे लहजे में बगैर किसी शर्मिंदगी की कहा तो सेलिना ने उसकी जानिब देखा। बता नहीं सकते थे कि सब लाउंज में बैठे हैं? तुमने बताने का मौका ही नहीं दिया। तुम्हें तो अपनी मेहंदी दिखाने की इतनी जल्दी थी। सब क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? ओफ, दादा भी थे, चीफ अंकल भी। कितनी बुरी बात है। उसने लम्हे भर को चेहरा उसकी जानिब फेर कर देखा था। उसकी हथेलियों पर मेहंदी अब तक गीली थी। क्या सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा? हाथ बांधकर सुकून से पूछा था। सेलिना ने उसकी जानिब तेज नजरों से देखा। सोचते होंगे कितनी बेशरम लड़की है, किसी लड़के के नाम अपनी मेहंदी में छुपाकर सबके सामने उसे ढूंढने के लिए भी कह रही है। ये तो पहली दफा अपने हाथ पर मेरा नाम लिखवाने से पहले सोचना चाहिए था ना। वैसे क्या सोचकर तुमने मेरा नाम इस लड़की को बताया था? वो वाकईतन जानना चाहता था। सेलिना ने उसकी जानिब चेहरा फेरा। मैंने सोचा ही नहीं, बस तुम्हारा नाम जहन में आया तो मैंने कह दिया। ऐसे ही काम किया करो अक्लमंदी के, और करने से पहले सोचा तो बिल्कुल भी मत करो, कहीं वो काम ठीक ना हो जाए। तालियां बजाने की कमी रह गई थी बस। उसने मुंह बनाकर गहरा सांस लिया, फिर उसकी जानिब घूमी। अब मैं नीचे कैसे जाऊंगी? जैसे ऊपर आई थी वैसे ही नीचे भी जाओगी। उसका दिल किया अपने मेहंदी वाले हाथ उसके ऊपर मल दे। बदतमीज, जरा जो उसके जख्मों पर मरहम रखना जानता हो। मैं ऐसे नहीं जा सकती, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। और तुम क्या कह रहे थे? लाओ नाम ढूंढूं? दांत पीस कर पूछा था। यासिर के आईब्रो हैरत से ऊपर को उठ गई थी। तुमने ही तो कहा था कि अपना नाम ढूंढो। मैं तो बस हुक्म की पैरवी कर रहा था। बिल्कुल जैसे तुम तो मेरे हर हुक्म की पैरवी करते हो, है ना? एक बात भी तरीके से मान लो तो गनीमत होती है। उसने बिगड़े चेहरे के साथ उसे देखा था। उसके लिए क्या क्या ख्वारी करता रहा था वो, और एक ये अक्लमंद एक्ट्रेस थी कि उसके किसी एहसान को मानने पर राजी नहीं थी। तुम रहो अपनी मेहंदी के साथ यहीं, मैं नीचे जा रहा हूँ। लेकिन वो उसे बेसाख्ता ही आवाज देकर रोक चुकी थी। वो अगले ही पल ठहर गया था। हल्का सा चेहरा फेर कर उसे देखा।
देखो मेरे हथेलियों पर मेहंदी लगी है और ये दुपट्टा मेरे हाथों पर आके गिरा है, प्लीज इसे मेरे कंधे पर पीछे ठीक से डाल दो। वो गहरा सांस भरकर रह गया था, फिर उसकी जानिब अपना सिरापा फेरा। नहीं, मैं तो कोई पैरवी नहीं करता ना। वो बेसाख्ता ही 2 कदम चलकर करीब आई थी। उसे मदद तलब नजरों से देखा। कुछ था उसकी शहद रंग आंखों में कि वो लम्हे भर को ठहर सा गया। मेहंदी लगे हाथों से परेशान करते बालों को बमुश्किल पीछे करती वो लम्हे भर के लिए उसे मिसमराइज कर गई थी। उसे समझ नहीं आया कि उसके खुले बाल ज्यादा खूबसूरत थे या मेहंदी से सजी उसकी हथेलियां, या फिर इन दोनों चीजों से उलझती वो खुद। दुपट्टा, उसने कहा तो वो एकदम चौंका। मैकेनिकी अंदाज में हाथ आगे बढ़ाकर उसका दुपट्टा हाथों से उठाकर कंधों पर डाला। वो अब उसे ही देख रही थी, फिर मुस्कुराई, वैसे ही जैसे एक इंसान को दूसरे से अपना काम करवाने के लिए मुस्कुराना पड़ता है। अच्छा, क्या तुम मेरे झुमके को बालों से अलग कर सकते हो प्लीज? ये बालों में उलझ गया है और अब अलग होकर नहीं दे रहा। ये लड़की आखिर क्यों उसका इतना इम्तिहान लेने पर तुली हुई थी? पहले मेहंदी, फिर दुपट्टा और अब झुमका। उसने गहरा सांस लेकर लम्हे भर को अपने मुंतशिर होते हवास मुश्तमा किए थे, फिर हाथ आगे बढ़ाया। उसके सफेद झुमके में उसके शहद रंग बाल उलझ गए थे। इन बालों के साथ जाने यासिर के अंदर क्या क्या उलझ गया था। उसने जल्दी से बाल झुमके से अलहदा किए और इससे पहले कि वो उसे मजीद किसी काम का कह देती, वो तेजी से जीनों की जाने बढ़ गया था। वो भी उसके पीछे ही आ रही थी। नीचे लाउंज में अब तक खुश गप्पियां हो रही थी। यासिर आगे बढ़कर हनीफा के साथ जा बैठा था। वो भी गुलाबी चेहरा लिए आगे बढ़ आई थी। सच शुक्र कि किसी ने मेहंदी वाली बात दोहराई नहीं थी। कुछ पल बाद वो और सायरा उठकर किचन में चली आई थी, मैसम के साथ ट्रॉली में लवाजमात सजाने के लिए। मैसम जो ही ट्रॉली लेकर बाहर की जाने बढ़ा तो सायरा ने उसे कोने से खींचकर पीछे किया। ये मेहंदी का क्या सीन है? और इस मेहंदी में यासिर का नाम का क्या सीन है? उसने गहरा सांस लेकर अपने हाथ से उसकी गिरफ्त आजाद करवाई थी। कोई सीन नहीं है बाबा। मेहंदी वाली लड़की ने मुझसे किसी लड़के का नाम पूछा। मुझे उस वक्त महज यासिर का नाम याद आया तो मैंने बता दिया। सायरा ने उसे मशकूक नजरों से देखा था, फिर मुस्कुराकर उसे गले लगाया। कितना परेशान हो गई थी मैं तुम्हारे लिए, और तुम यहाँ यासिर के नाम की मेहंदियां लगा रही हो। वो उसकी चोट पर हंसती थी, फिर उसके साथ ही बाहर चली आई। लाउंज में एक ही सोफे पर आ बैठी। यासिर एजेंसी में ठीक से काम करता है ना? सरदार के पूछने पर हनीफा ने मुस्कुराहट दबाकर एक नजर यासिर पर डाली थी। वो लापरवाही से बैठा मोबाइल पर झुका हुआ था। बस थोड़ा कड़वा है, बाकी काम तो बहुत अच्छा करता है। सरदार ने सर हिलाया था। यासिर के कड़वा होने के किस्से आखिर कहाँ मशहूर नहीं थे। अच्छा, यासिर को इतवार के साथ मजीद 1 दिन की छुट्टी भी चाहिए। और अब इस लापरवाही से मोबाइल पर झुके लड़के ने बेसाख्ता चेहरा उठाकर सरदार की जानिब देखा था। मुझे 1 दिन की छुट्टी क्यों चाहिए दादा? लाउंज में दबी दबी सी हंसी उभरी थी। सरदार ने गोया उसे सुना ही नहीं था। वो हनीफा की जानिब देख रहे थे। मिल जाएगी सर, कोई मसला नहीं। यासिर ने अपने कैरियर में बमुश्किल ही छुट्टी ली होगी, इसीलिए 1 दिन की छुट्टी तो आराम से मिल जाएगी। हनीफा तो थे ही दादा की तरफ। उसने गहरा सांस लेकर दोबारा अपना मोबाइल पर सर झुका लेने में ही आफियत जानी थी। जाने दादा उसकी शादी पर क्या करने वाले थे, कहीं उसकी जॉब ही न छुड़वा दें। सलीना, आपको ज्यादा जख्म तो नहीं आए थे? हनीफा के पूछने पर यासिर ने बेसाख्ता सर उठाकर सलीना की जानिब देखा था। दादा भी बकौल उसका चेहरा जांच रहे थे। वो अपने बाप के बारे में कुछ नहीं जानती थी, उन्हें अंदाजा हो गया था। वो लम्हे भर को तशक्कुर से मुस्कुराई, फिर यासिर की जानिब उन्हीं शुक्रगुजार आंखों से देखा। नहीं अंकल, यासिर और साहिर ने बर वक्त पहुंचकर मामला संभाल लिए थे, नहीं तो वहां से मेरे सही सलामत निकलना नामुमकिन था। सबने एक साथ ही गहरी सांस ली थी। आपको यहाँ लाने का फैसला बहुत अच्छा था। अब आप एटलीस्ट 1 हफ्ता तो सुकून से गुजार सकती हैं। उसने सर हिलाकर सरदार को देखा था। वो उनकी मेहमान नवाजी और बुलंद इखलाकी का बदला सारी जिंदगी अदा नहीं कर सकती थी। अगले ही पल चाय का दौर चला और फिर सब लाउंज से छट गए। अरमान और यासिर स्टडी की जानिब बढ़ गए थे। सायरा और सलीना उसके आरजी कमरे में चली आई थी। सरदार और हनीफा उठकर बाहर सब्जाजार पर आ बैठे थे। सब्जाजार पर घास की सूंधी सी महक फैली हुई थी। हनीफा उदास आंखें लिए घास के कतों को थक रहे थे। सरदार ने एक निगाह उन पर डाली। सलीना को बताया नहीं तुमने? उनकी नरम आवाज उभरी थी। हनीफा ने भारी होते हलक के साथ सर नफी में हिलाया। हिम्मत ही नहीं हो सकी सर, लगता है सारी जिंदगी हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। उनकी आवाज में गहरी उदासी ओद आई थी। चंद पल सरदार खामोश से हो गए थे।
हिम्मत तो करनी पड़ेगी ना। वो बच्ची अपने बाप के साय के लिए सारी जिंदगी तड़पी आई है। तुम अब भी बुजदिली के हाथ थामे रहकर उसे मजीद मायूस कर रहे हो। उसे क्या, ऐसे तो तुम खुद को भी बहुत मायूस कर रहे हो। अब तुम इतने बासूक और ताकतवर हो कि उसे सहारा दे सको। ऐसे में खुद को इतनी प्यारी बेटी से महरूम रखना सरासर ज्यादती होगी मजहर। उनकी आवाज में बहुत मोहब्बत थी। हनीफा मजहर को अपना दिल पिघलता महसूस हो रहा था। यही तो गम है सर, जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं उसकी जिंदगी में मौजूद नहीं था। अब जब वो हालात से खुद मुकाबला करने के काबिल हो गई है तो मैं खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाता कि उसे बता दूं। वो अगर पूछ लेगी कि मैं इतने साल कहाँ था तो मैं क्या जवाब दूंगा। मेरे पास इस सवाल का कोई एक जवाब नहीं है। सरदार उनके दुख को समझते थे, इसलिए वो मजीद इसरार करके उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे। तुम्हारी सारी बातें ठीक है मजहर, लेकिन अपनी कोताही का शोक मनाते हुए तुम सलीना जैसी रहमत से महरूम होते जा रहे हो। मुझे यकीन है वो तुम्हें माफ कर देगी। उसका दिल बुग़्ज़ रखने जैसी हर चीज से पाक है। क्या आपको वाकई लगता है वो मुझे माफ कर देगी? एक यकीन दहानी, एक जवाब। सरदार ने मुस्कुराकर सर इस बात में हिलाया। उन्हें यकीन था कि सलीना ज्यादा देर तक अपने बाप से नाराज नहीं रह पाएगी। पथरीली रोज पर अंदर की जानिब कदम रखा जाता तो लकड़ी का ठंडा सा महल मौजूद था। जीनों के इस पार सलीना और सायरा कमरे में लगे बेड पर विराजमान थी। वो उसे साथ लाए कपड़े और ज्वेलरी दिखा रही थी। मेकअप का जरूरी सामान भी साथ ही मौजूद था। सलीना को कपड़े खासे अच्छे लगे थे, रिवायती से दुपट्टे वाले कपड़े जो इसने अरसा हुआ पहनने छोड़ दिए थे। वो उन्हें पहनने के लिए बहुत पुरजोश थी। सायरा ने उसका चेहरा लम्हे भर को देखा, फिर दरमियान से सामान हटाकर उसके मेहंदी रचे हाथों में अपने हाथ में लिए। तुम ठीक हो ना? वो इसका इशारा समझती थी, इसीलिए हल्की सी उदास सी मुस्कुराहट के साथ सर इस बात में हिलाया। तुम बताओ, क्या मेरे पास ठीक होने के अलावा कोई रास्ता है? एक्ट्रेसेस के पास मुस्कुराकर नजरअंदाज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होता सायरा। ये तो आम लोग होते हैं जो हर तरह के रद्द अमल देना अफोर्ड कर सकते हैं। हमें तो मरते दम तक मुस्कुराना होता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आंटी इस हद तक भी गिर सकती हैं। उन्होंने लॉन शख्स को तुम्हारा पता देते हुए एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा। कितनी अजीब बात है ये। उसने गहरा सांस लिया था। उसकी जिंदगी में सब कुछ ही बहुत अजीब था। उसने मोबाइल निगाहों के सामने किया। वहां उमर की चंद कॉल्स मौजूद थी। लेकिन इस अजीब जिंदगी में भी मेरे पास इतने अच्छे लोग हैं कि अगर मैं नाशुक्री करूंगी तो मैं माफ नहीं की जाऊंगी। देखो ना, तुम हो मेरे साथ। चीफ मेरा इतना ख्याल रखते हैं कि उन्होंने मेरे हालात को देखते हुए अपनी तरफ से मुझे बॉडीगार्ड असाइन किए हैं। हालांकि साहिर और यासिर जैसे गार्ड्स को हायर करने की हैसियत नहीं थी मेरी। फिर यासिर और साहिर मेरा कितना ख्याल रखते हैं। मेरी फैमिली मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन उमर मेरे लिए कभी परेशान होना नहीं छोड़ सका। और दादा, वो इतने रहमदिल और शफीक हैं कि मेरी जिंदगी से हर गिले दूर हो गए हैं। जिसकी जिंदगी में इतने सारे लोग उसका ख्याल रखने के लिए हों, वो अगर ठीक नहीं होगी तो फिर कौन होगा? सायरा उसे चंद पल देखती रही थी। वो इतनी मुनफी जिंदगी में आखिर उस इतने मुस्बत पहलू कहाँ से ढूंढ लाती थी भला? और मैं जानती हूँ कि ये सब लोग मेरी जिंदगी में आरजी हैं। यासिर, साहिर, दादा, चीफ, तुम लोगों से मेरे खून के रिश्ते नहीं हैं, लेकिन मैं फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं सोचना चाहती। मैं इस बारे में सोचकर अपना आज तल्ख नहीं करना चाहती। मेरा कल बहुत तल्ख था और आने वाला कल इससे भी ज्यादा तल्ख होगा, मैं जानती हूँ। लेकिन मैं इस आने वाले दिन की अजियत इस दिन में शामिल नहीं करना चाहती। मैं कल की अजियत महज कल गुजारना चाहती हूँ, मैं आज नहीं गुजारना चाहती। मैं अगले लम्हे की अजियत इस लम्हे नहीं गुजारना चाहती। मैं इस लम्हे की अजियत को इसी लम्हे गुजारना चाहती हूँ। जानती हो, जब मैं हॉस्पिटल में हमले के बाद एडमिट थी तब किसी ने नीम बेहोशी की हालत में मुझे एक सतर गुनगुना कर सुनाई थी। वो लम्हे भर को ठहरी थी। आंखें बंद करके याद करना चाहा कि वो कौन सी सतर थी जो उसकी समात में रह गई थी। फिर उसने आंखें खोली, अपने रुखसार पर हाथ की पुष्ट रखी। किसी ने मेरे इंतहाई करीब आकर कहा था, बी हैप्पी, हैप्पी हैप्पी एंड सीज द डे ऑफ प्लेजर। एक ऐसी सतर जो आज को अच्छे से गुजारने पर उभारती है, जो मुस्तकबिल की तारीकियों और माजी के गमों को सालिम निगल लेती है। एक ऐसी सतर जो इंतहाई खौफनाक तरीके से मुझ तक पहुंचाई गई है, जो मुझे अपना नापाक अजाइम से बावर करने के लिए बताई गई है कि हम अपनी खुशी के लिए तुम्हारी हर खुशी कुचल सकते हैं। लेकिन वो शायद मेरी स्पिरिट को नहीं जानते।
मुझे तारीकियों में उम्मीद के जुगनू ढूंढ लाने के लिए मशहूर समझा जाता है। मैं इस सतर को अपनी जिंदगी रोशन करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। कार्प डाइम। वो आखिर में मुस्कुराई थी। सायरा की आंखों में लम्हे भर को नमी सी जगमगाई। कुदरत भी बाज दफा लोगों को उनकी बसात से बढ़कर आजमा लेती है। ये वो लड़की थी जिसे लोग अपने साथ बिठाकर खाना खिलाने पर राजी नहीं हुआ करते थे। सिर्फ इसीलिए वो ईटिंग डिसऑर्डर का शिकार हो गई थी। सिर्फ इसीलिए उसे लोगों की भूख और गुर्बत आज तक रुलाया करती थी। सिर्फ इसीलिए उसने एक थका देने वाले पेशे को इख्तियार किया था, ताकि भूख और गुर्बत को कभी भी खुद के आसपास ना भटकने दे सके। बस यही ख्वाहिश थी उसकी। फिर भी लोग उसकी जिंदगी को मजीद जहन्नुम क्यों बना रहे थे? क्या लोगों को उसकी बेजरर से जिंदगी नजर नहीं आती थी? उसकी बीखती आंखें पगौर देखकर वो चौंकी थी। तुम रो रही हो? सायरा ने हंसकर अपनी आंखें रगड़ी थी। फिर उसे खुफगी से देखा। तुम जब इतनी समझदारी की बातें करती हो तो यकीन नहीं आता, जब यकीन नहीं आता तो रोना आ जाता है। सलीना और अक्लमंदी की बातें, उफ, कितना अजीब इम्तिजाज है ये। उसने उसे तकिए से दे मारा। वो यासिर भी यही कहता है। क्या कहता है भला? सायरा कोने के बल लेटते मजे से बोली थी। वो कहता है कि मैं इतनी बेवकूफ क्यों हूँ, हालांकि मुझे लगता है कि मैं अच्छी खासी समझदार लड़की हूँ। सायरा की हंसी बेसाख्ता थी। तुम्हारा खुद को अक्लमंद समझना सबसे बड़ी अलामत है तुम्हारी बेवकूफी की। मुझे नहीं लगता कि मैं कोशिश करने पर इससे ज्यादा समझदार हो सकती हूँ। वो संजीदा थी। इससे ज्यादा तुम्हारा समझदार होना हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम मेरी दोस्त हो या उसकी? उसने तड़क कर पूछा था। उसकी दोस्त होती तो शायद तुम्हारा दिल रख लेती। अब तुम्हारी दोस्त हूं तो बर्दाश्त करो मेरी साफ गोई। उनके कमरे के ऐन ऊपर ही स्टडी मौजूद थी। यासिर और अरमान प्रोफाइलर्स की रिपोर्ट हाथ में लिए हुए थे। एक ही केस पर 3-4 रिपोर्ट्स आई थी। जब तक केस शुरू होता वो मजीद लीड्स ढूंढना चाहते थे। इमाम दीन के साथ क्या मामला चल रहे हैं? यासिर जो स्टडी टेबल के एक जानिब कुर्सी पर बैठा था, लम्हे भर को चेहरा उठाकर पूछा। अरमान टेबल के कोने पर टिका हुआ था। वो कुछ नहीं कह रहा था। तहकीक करने पर भी चुप है। मेडिकल रिपोर्ट से यही पता चल रहा है कि वो अपने दुरुस्त हवास में नहीं है। उसे मजीद तहकीकात का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। उसने सर हिलाया। मारिया ने इंतखाब भी ऐसे शख्स का किया जो वक्त आने पर मुंह खोलना भी चाहे तो नहीं खोल सके। अरमान के कहने पर उसने सर हिलाकर तायीद की थी। यह अमीर औरतों के पास इतना शैतानी दिमाग आता कहाँ से है? उसके पूछने पर यासिर ने वर्क गर्दानी करते हुए चेहरा उठाया था। ये अपनी छोटी सी उम्र में इतनी सियासतें देख चुकी होती हैं कि अपनी कोई भी मामला बगैर बदयाती के हल करना इनके लिए एक कठिन मरहला होता है। उसका जवाब काबिल कबूल था। अरमान ने चेहरा उसकी जानिब फेरा। इस साइकेट्रिस्ट को कैसे पता चला कि कातिल डिप्रेशन का मरीज है? उसका वर्क गर्दानी करता हाथ लम्हे भर को ठहरा। मुईद की गहरी बुरी आंखें उसे बेख्तियार याद आई थी। मैं नहीं जानता कि उसे कैसे पता चला, लेकिन उसे पता चलना हमारे लिए खुश आइन बात नहीं है। कैसे पता चल सकता है उसे? अरमान के पूछने पर उसने लम्हे भर को फाइल्स पर एक निगाह डाली थी। 2 ही अंदाजे लगाए जा सकते हैं, या तो वो खुद कातिल है या फिर वो कत्ल करने में किसी का साथ दे रहा है, या फिर हो सकता है एक तीसरी वजह हो। यासिर ने चेहरा उठाकर उसे देखा। इस पर तमाम इल्जामात प्लान किए जा रहे हो, जाती दुश्मनी के तहत या फिर अपनी किए गए अमाल के नताइज से आजाद होने के लिए। उसकी कयास आराई पर उसने सर हिलाया था। जब तक कुछ भी वाज़ा नहीं हो जाता तब तक वो ऐसे ही अंदाजे लगाने वाले थे। तुम सलीना से क्यों नहीं पूछ लेते कि वो कैसा इंसान है? हो सकता है हमें कुछ पता चल जाए। सलीना, उसके तमाम दूसरे मरीज और उसके स्टूडेंट्स सबके सब मुईद हसन को कोई फरिश्ता नुमा इंसान तस्वुर करते हैं। वो उनके लिए एक मसीहा है। वो उस पर शक करने का सोच भी नहीं सकती। इसीलिए जब तक हमारे पास कोई वाज़ह सबूत नहीं आ जाता हम उसके खिलाफ फौरन नहीं निकालवा सकते। वो एक बारसूख शख्स का बेटा है और खुद भी कमोबेश एक अहम इंसान है। अरमान उसकी बात समझकर सर हिलाने लगा था, लेकिन प्रोफाइलर्स की रिपोर्ट में पिछले 3 अगवा वाले केसेस को इस कत्ल के साथ क्यों जोड़ा गया है? हो सकता है अगवा किसी और ने किया हो और कत्ल किसी और ने। इसी पर यासिर ने हाथ में थमी फाइल उसकी जानिब बढ़ाई तो वो उस पर झुका। वो अब अंगिश्ते शहादत फाइल पर रखकर निशानदही कर रहा था। प्रोफाइलर्स का मानना है कि ये केस भी अगवा केस ही साबित होता है, लेकिन यहाँ पर समरीन रजा ने मुजाहमत की तो कातिल ने उसे जल्दबाजी में कत्ल कर दिया। पिछले तमाम केसेस की इज्जा इस केस में शामिल है। कातिल उसे अगवा करने ही आया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके बायस उसे मौके पर समरीन को कत्ल करना पड़ा। इसने गहरा सांस लेकर फाइल परे कर दी थी।
ऐसा क्या हुआ होगा, उसने पूछा तो अरमान ने उसकी जानिब देखा। समरीन रजा को पहले से ही कुछ न कुछ खबर थी उस स्टॉकर की। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी वो कई दफा स्टॉक किए जाने की शिकायत कर चुकी थी। हो सकता है वो स्टॉकर के बारे में कुछ जानती हो या उसे पिछले अगवा केसेस का कुछ इल्म हो, इसलिए वो मोहतात थी। उसने कुछ न कुछ तैयारी की हुई थी अपनी दिफा के लिए, और यही दिफा करते हुए वो कत्ल कर दी गई। मुझे उसके लाउंज में सोफों के नीचे एक अदद तेज धार चाकू मिला था। शायद उसने वार किया हो और कातिल को जख्मी किया हो। क्या तुमने मुईद के हाथ या फिर कहीं और किसी किस्म का जख्म देखा है? उसने तफसीलात देते हुए एकदम ठहर कर पूछा तो यासिर ने गौर किया। जब वो मुईद के ऑफिस गया था तब उसने आस्तीनें कलाइयों तक बांध कर रखी थी। चेहरा और गर्दन पर भी जख्म के कोई निशान नहीं था। उसने सर नफी में हिलाया। आस्तीनें कलाइयों तक बंदी थी उसकी, बाकी कहीं पर जख्म मौजूद नहीं था। अरमान ने सर हिलाया, फिर वो उठ खड़ा हुआ। अब चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, मुझे ऑफिस भी जाना है। देखा था ना क्या मैं सो रहा था? इन मनहूस जुआरियों की वजह से हमारे सरों पर मुसीबत आ जाती है। उसके जलकर कहने पर यासिर हंस दिया। फिर अरमान के साथ ही बाहर निकल आया। लाउंज में ही सब मिल गए। वो सब भी जाने की तैयारी में लग रहे थे। जब वो सब जा चुके तो वो तीनों घर में तन्हा रह गए। दादा अब टीवी चलाए लाउंज में ही बैठ गए थे, लेकिन उन्हें जल्द ही टीवी बंद करना पड़ा। वहां सेलिना और उसकी मां के खिलाफ बहुत से लोग बयान दे रहे थे और कुछ तो कह रहे थे कि सेलिना को इंडस्ट्री से ही खारिज कर देना चाहिए। बहुत से नामवर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का भी यही मानना था कि सेलिना पर अब मजीद वक्त और पैसा बर्बाद नहीं किया जा सकता। उनमें से कोई भी मुस्तकबिल में से इसे किसी भी किस्म का काम देने पर राजी नहीं था। उसने टीवी से उभरती आवाजें बासानी सुन ली थी। यासिर और दादा ने बेसख्ता उसकी जानिब पलट कर देखा। वो सफेद चेहरा ली बमुश्किल मुस्कुराई, और इससे पहले कि वो रोने लग जाती उसने वहां से खामोशी से अपने कमरे की जानिब आने ही में आफियत जानी थी। कमरे का दरवाजा उसने अपने पीछे बंद कर लिया। दादा ने भारी दिल के साथ सांस लिया था। उन्हें अपनी टीवी चलाने पर अफसोस हुआ था। यासिर भी चुप सा हो गया था। फिर उसने चेहरा उठाकर छत की जानिब देखा और तेजी से जीना चढ़ता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। वो अपने कमरे में दरवाजे से लग कर बैठी कपकपाते हाथों से मोबाइल ऑन कर रही थी। उसने मोबाइल ऑफ कर रखा था। इसमें लोगों की तकलीफ दे बातें सुनने की हिम्मत नहीं थी। हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसकी मां की गिरफ्तारी और उसकी फ्लॉप एक्ट्रेस होने के चर्चे हो रहे थे। लोगों के अजियतनाक कमेंट्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और कई शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग उस पर तबसरे कर रहे थे। कुछ उसकी मां के साथ साथ उसके किरदार के भी बखिए उधेड़ रहे थे। कोई उसका और वाजिद का अफेयर भी डिस्कस कर रहा था। कोई कह रहा था कि वो इतनी भी इज्जत के काबिल नहीं थी जितनी इज्जत उसे इंडस्ट्री अब तक दे चुकी थी। कई एक्ट्रेसेस भी उसके खिलाफ अपना जहर उगल रही थीं। तबसरा निगारों का मानना था कि वो अब खत्म हो चुकी है। अब वो कभी बड़ी स्क्रीन पर नहीं उभर सकती। आंसू टिप टिप फोन की स्क्रीन पर गिरने लगे थे। कुछ देर पहले वो कितनी खुश थी और अब उसने बमुश्किल आंसू साफ करके मुस्कुराने की कोशिश की। वो आने वाले लम्हात की अजियत इस लम्हे में नहीं गुजारना चाहती थी। हाँ, वो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन रगों में अजियत फैलने लगी थी। उसने अपनी मेहंदी लगे हाथों को देखा। कहीं और आंसू जलती आंखों से टूट कर गिरे। तन्हा रह जाने की तकलीफ, बचपन की भूख और गुर्बत, माँ की खुदगर्जी, मोहब्बत को तरसती उसकी जात। वो बगैर आवाज के साथ रोती जा रही थी। वाजिद हसन ने टीवी लाउंज में बैठे अफसोस के साथ सेलिना के खिलाफ होते प्रोपेगेंडा देखा था। फिर उसने एक तेज नजर अंदर दाखिल होती मारिया पर डाली। तुम तो बहुत खुश होंगी अब, जैसा तुम चाहती थी वैसा ही हो रहा है सेलिना के साथ। मारिया ने उन्हीं नजरों से उसका चेहरा देखा था। जितना मैं चाहती थी उससे बहुत कम हो रहा है उसके साथ, लेकिन फिर भी इतना बुरा नहीं ये सब। वाजिद ने एक कड़वी निगाह डाली थी उसके चेहरे पर। कितना जहर भरा हुआ है तुम्हारे अंदर। उसने ठंडी से सुर्ख आंखों से वाजिद का परेशान चेहरा देखा था। वो सेलिना को तबाह कर सकती थी, लेकिन क्या वो वाजिद को कभी अपना बना सकती थी? शायद नहीं। और यही एहसास उसे अंदर से भस्म करता जा रहा था। ये सबूत है और उस बात का जो मैं उसके खिलाफ कहती रही हूँ। वो तुम्हारे काबिल कभी भी नहीं थी वाजिद, कभी भी नहीं। तुमने अपने से बहुत कमतर औरत पर अपना वक्त, तवानाई और पैसा बर्बाद किया। वो खुद तबाह हुई है। यहाँ मैंने उसे तबाह करने की जरा सी भी कोशिश नहीं की, क्योंकि सिर्फ मैं ही उससे इतनी नफरत नहीं करती। और भी बहुत से लोग हैं उसकी तबाही देखने को बेताब। वाजिद ने नफरत से चेहरा फेर लिया। वो भी इस औरत को मजीद एक भी बात नहीं करना चाहता था।
وہ متوازن چال چلتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ آئی تھی. اسے اپنا وجود بہت بھاری لگ رہا تھا. کیا کسی سے نفرت کرنا اس حد تک وزنی ہوتا ہے؟ شاید ہاں. اس نے واش بیسن پر جھک کر چہرہ پر پانی کے چھینٹے مارے. بھر بھر جلتا وجود کسی طور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا. اسے اپنی بے بسی ہر لمحے بھر کو بہت افسوس ہوا تھا. اسی پر اس کا بیٹا اس تک دوڑتا آیا تو وہ مسکرا کر اس کی جانب متوجہ ہوئی. ایک ہی خوشی تھی اس کی زندگی میں, اس کا بیٹا. حنیفہ نے بھی ٹی وی پر چلتی خبروں کو دیکھ کر تکلیف سے کر لی تھی. انہیں زندگی بھر جس بے بسی کا احساس ہوتا رہا تھا, اب وہ احساس انہیں کھانے کو دوڑ رہا تھا. آج کی رات بہت سے لوگوں کے لیے بہت بھاری ثابت ہو رہی تھی. وہ اب تک دروازے سے لگی رو رہی تھی. اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اٹھ کر بیڈ تک ہی بڑھ جاتی. سائرہ کے لائے گئے کپڑے, خوش رہنے کے دعوے اور زندگی کو ہر لمحہ بھرپور انداز سے گزارنے کا ہر خیال اسے بکواس لگ رہا تھا. اس کی زندگی تو یہ تھی, تاریکی میں بیٹھ کر رونے والی.